तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने हमला किया है। रूसी हमले में 1 की मौत हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। रूस ने KAB एरियल बॉम्ब से यह बड़ा हमला किया। ये बड़ी जानकारी आ रही है। रूसी राष्ट्रीय मीडिया का एक प्रसारण यूरोप में ब्रेकिंग न्यूज बन गया है, क्योंकि इस प्रसारण में यह संदेश दिया गया कि रूस यूरोप और अमेरिका पर एक साथ परमाणु हमले के लिए तैयार है। ऐलान कर दिया गया कि ब्रिटेन की जल समाधि तय है, फ्रांस को एक झटके में समाप्त कर दिया जाएगा और अमेरिकी धरती पर परमाणु हथियारों की वर्षा होगी। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन की इकलौती परमाणु शक्ति फ्रांस ने न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार करने का ऐलान कर दिया है। यूरोप के कई देशों में फ्रांस परमाणु हथियारों की तैनाती करने का प्लान तैयार कर चुका है। देखिए रूस को रोकने के लिए क्या है फ्रांस की परमाणु दान रणनीति और पूरे यूरोप पर साम्राज्य स्थापित करने का पुतिन ब्लूप्रिंट क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध महाविनाश के कगार तक पहुंच चुका है। यूरोप पर परमाणु काल के बादल मंडराने लगे हैं। चेतावनी है कि पूरे ब्रिटेन को रेडिएशन सुनामी के लहरों तले दफन कर दिया जाएगा। संकेत यह भी दे दिए गए हैं कि यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई करने वाले अमेरिका तक रूस की सरमत, यास और एवनगार्ड मिसाइलें कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगी। रूस के सरकारी मीडिया से ऐलान हो चुका है कि पुतिन की एडवांस, अचूक और ना रोकी जा सकने वाली मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। रूस की इस धमकी के बाद न्यूक मैप नाम के संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अगर हमले हुए तो तबाही किस स्तर पर होगी। इसके मुताबिक लंदन पर हमला हुआ तो 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, करीब 23 लाख लोग जख्मी हो जाएंगे। 24 घंटों में 70 लाख लोग रेडिएशन से प्रभावित होंगे। मैनचेस्टर पर हमला हुआ तो 3,69,280 लोगों की मौत हो जाएगी। 8,31,330 लोग मिसाइल विस्फोट से घायल हो जाएंगे। अनुमान है कि 24 घंटों में 23,21,029 लोग प्रभावित होंगे। अगर न्यूयॉर्क पर हमला हुआ तो 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। व्हाइट हाउस यानी वॉशिंगटन पर हमला हुआ तो 4,84,780 लोगों की मौत हो जाएगी, 8,39,440 लोग घायल हो जाएंगे। रूस ने महाविनाश की यह धमकी यूक्रेन की वायु शक्ति बढ़ाने के लिए कमर कस से बैठे अमेरिका को दी है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट सप्लाई करने वाला है। यूक्रेन को बेल्जियम से F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं और इनकी हिफाजत के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आमतौर पर फाइटर जेट एयरबेस पर बने हैंगरों में रखे जाते हैं, लेकिन यूक्रेन विशेष बंदोबस्त में जुटा है।
यूक्रेन के सभी एयरबेस पर कंक्रीट के बंकर बनाए जा रहे हैं। इन बंकरों की दीवार 3 फीट मोटी है। इसके अलावा F-16 के लिए अंडरग्राउंड हैंगर बनाए जा रहे हैं। F-16 विमानों को रूस के हमलों से बचाने के लिए ये खास सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। रूसी पत्रकार ने जो राष्ट्रीय प्रसारण किया है वो यूरोप की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि यूरोप के नेता भी इससे कोरी धमकी नहीं मान रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने ये कहा है कि रूस बार बार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है और अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिथुआनिया ने कहा है कि रूस को रोकने के लिए परमाणु प्रतिरोधी शक्ति जरूरी है। जर्मनी ने कहा है कि यूरोप को परमाणु ढाल की जरूरत है। फ्रांस ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की परमाणु ढाल तैयार करने का समय आ गया है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ही इकलौती परमाणु शक्ति है, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि नेटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अलावा भी यूरोपियन यूनियन के पास एक विकल्प होना जरूरी है। फ्रांस के पास 300 परमाणु हथियार होने की रिपोर्ट है। माना यह जा रहा है कि फ्रांस यूरोप के अलग अलग देशों में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने के लिए ये तैनाती जरूरी है और संभावित तौर पर फ्रांस कहां-कहां परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, ये जानिए। फ्रांस का प्लान है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो सदस्य देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती करके रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। फ्रांस अपने पड़ोसी देश जर्मनी में परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही स्पेन भी परमाणु हथियार भेज सकते हैं। रूस के मित्र बेलारूस पर दबाव बनाने के लिए पोलैंड को न्यूक्लियर हथियार दिए जा सकते हैं। इसके अलावा डेनमार्क और रूस की सीमा से सटे बाल्टिक देश एस्टोनिया में फ्रांस के परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं। फ्रांस अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइल भी बाल्टिक सागर में तैनात करके रूस पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। फ्रांस की इस मिसाइल का नाम M51 SLBM है, यानी ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। फ्रांस की न्यूक्लियर मिसाइल की लंबाई 12 मीटर है। ये SLBM 8000 से 10,000 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। इस मिसाइल को जल्दी ही रूस के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन के देशों की सुरक्षा के लिए परमाणु तैनाती पर विचार कर रहा है और रूस ने पूरे यूरोप पर हमले के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। यूरोप के हर सागर में रूस के युद्धपोत और परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। अब यूक्रेन के बॉर्डर पर ही रूस ने एक परमाणु बॉम्बर एयरबेस तैयार कर लिया है। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जुलाई 2023 की है और दूसरी अप्रैल 2024 की। पहली तस्वीर में खेत और मैदान दिख रहे हैं और 1 साल बाद की दूसरी तस्वीर में एयरबेस। रूस ने ये एयरबेस यूक्रेन के नजदीक बेलगोरोद शहर में बनाया है। इसकी हवाई पट्टी 2 किलोमीटर लंबी है। इस हवाई पट्टी पर मालवाहक परमाणु बॉम्बर Su-25 विमान उतर सकते हैं। आने वाले दिनों में खाली क्षेत्र में हैंगर बनाए जाएंगे। ये एयरबेस बेलगोरोद के एलेक्सीयेवका गांव में बनाया गया है। ये यूक्रेन के बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर है।
इसकी हवाई पट्टी से साफ है कि यहाँ रूस के परमाणु बॉम्बर तैनात होंगे और संकेत है कि यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले से यूरोप विनाश का महासंग्राम शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलेदर से। बुलेदर में रूसी फोर्सेस ने हमला किया है। रूसी हमले में 89 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। बुलेदर में रूसी सेना ने कई मोर्चे जीते हैं। कल नेटो के चीफ यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिले। हालांकि ये नेटो चीफ की सरप्राइज विजिट थी, मगर पुतिन को नेटो चीफ का ये सरप्राइज रास नहीं आया। बस फिर क्या, ब्लैक सी से सटे ओडेसा को रूसी ब्रिगेड ने घातक मिसाइलों और क्लस्टर बॉम्ब से दहला दिया। इतना ही नहीं, ज़ेपोरिज़िया रीजन में मौजूद यूक्रेनी सेना की लोकेशन पर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह है कि नेटो चीफ के यूक्रेन आने की वजह क्या थी और क्यों नेटो चीफ के इस दौरे के बाद पुतिन ने युद्ध में तबाही वाले चरण का आगाज कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग का तबाही वाला चरण अब अपने विध्वंसक रूप में है। और इसका अंदाजा आप यूक्रेन से सामने आई तस्वीरों से लगा सकते हैं। बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया, वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ ओडेसा पर ब्लैक सी से स्ट्राइक की गई, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी डिफेंस ने पहली बार स्कंदर मिसाइलों को क्लस्टर बमों से लैस करके ओडेसा के कोने कोने में तबाही मचाई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूसी डिफेंस ने स्कंदर मिसाइलों और क्लस्टर बमों के जरिए ओडेसा के तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की। रूसी हमले में 8 की मौत जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तस्वीर ओडेसा के हैरी पॉटर कैसल की है। किसी ऐतिहासिक किले की तरह दिखाई देने वाली ये इमारत भी रूसी हमले की भेंट चढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमले के बाद हैरी पॉटर कैसल का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो गया। दरअसल ओडेसा में मौजूद हैरी पॉटर कैसल एक यूक्रेनी सांसद का घर है। फिलहाल इसका इस्तेमाल एक शिक्षण संस्थान के तौर पर किया जाता है, लेकिन रूसी हमलों के बाद हैरी पॉटर कैसल आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एक तरफ यूक्रेन का ओडेसा रीजन दहला, तो दूसरी तरफ रूसी डिफेंस ने ज़ेपोरिज़िया के उस इलाके को भी तबाह किया, जहां से यूक्रेनी ब्रिगेड क्रीमिया फतेह का ख्वाब देख रही थी। जहां से क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट तक तैयार हो चुका था, और वो है ज़ेपोरिज़िया रीजन में मौजूद रोबोटाइन। जिस पर पुतिन ब्रिगेड ने न सिर्फ बारूदी प्रहार किया, बल्कि एक बार फिर उसे कब्जे में ले लिया। बीते कई दिनों से रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया को बारूद से दहला रही थी। ज़ेपोरिज़िया रीजन से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद है रोबोटाइन।
आखिर उस पर कब्जा रूस के लिए क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ज़ेपोरिज़िया रीजन के दक्षिण पूर्वी छोर पर मौजूद है रोबोताइन, जो एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। वहीं रोबोताइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा भी मौजूद है। ज़ेपोरिज़िया के इन दोनों इलाकों से यूक्रेनी सेना क्रीमिया पर हमले को अंजाम देती थी, क्योंकि रोबोताइन तोकमाक से क्रीमिया की दूरी महज 190 किलोमीटर ही है। लिहाजा कुछ महीनों पहले रूस ने इन दोनों की लोकेशन पर कब्जा कर लिया था, मगर अगस्त 2023 में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रोबोताइन को रूसी फौज से आजाद करवा लिया, क्योंकि रूसी डिफेंस ने इन इलाकों में मिलिट्री बेस और हथियार डिपो बना लिए थे। मगर 8 महीने बाद रूस फिर से रोबोताइन को जीत चुका है। मतलब ये कि रोबोताइन पर कंट्रोल के साथ ही पुतिन ने गेटवे ऑफ क्रीमिया को लॉक कर दिया है, यानी अब यूक्रेन इन इलाकों से क्रीमिया पर अटैक नहीं कर सकेगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि अचानक रूसी ब्रिगेड इतनी विध्वंसक क्यों हो गई? क्यों पुतिन ने एक साथ यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी भूचाल ला दिया? तो इसकी वजह है 48 घंटे पहले यूक्रेन का भीषण प्रहार। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेनी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जंग में रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर बात 27 से 28 अप्रैल की करें तो रूस के 43 आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन ने महज 24 घंटों के भीतर तबाह कर दिए। वहीं रूसी डिफेंस के 20 APVs यानी आर्म्ड पेट्रोल व्हीकल ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा 11 रूसी टैंक भी यूक्रेन के बारूदी प्रहार से नेस्तनाबूद हो गए। रूस को ये नुकसान सिर्फ एक दिन में हुआ, मगर ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा है कि अब तक की जंग में रूस के करीब 4,50,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी मिलिट्री के करीब 10,000 आर्मर्ड व्हीकल भी यूक्रेन ने तबाह कर दिए। वहीं बात अगर टैंक की करें तो अब तक की जंग में रूस के 3,000 से ज्यादा टैंक तहस नहस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के 109 लड़ाकू विमान और करीब 136 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। वहीं समंदर में भी यूक्रेन के प्रचंड प्रहार से रूसी नौसेना के 23 युद्धपोत और शिप नेस्तनाबूद हो चुके हैं। रूस के 346 ड्रोन को भी यूक्रेनी हमले की चपेट में आकर ढेर किया जा चुका है। एक तरफ अपने सैनिकों की मौत और हथियारों की तबाही से पुतिन भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ नेटो चीफ की सरप्राइज की विजिट से पुतिन का माथा ठनक गया। दरअसल नेटो चीफ ने कीव में आकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, बल्कि कीव की सरजमी से नेटो के तमाम देशों को फरमान भी सुनाया। वो ये कि हर हाल में हमें यूक्रेन की मदद करनी है, यूक्रेन की सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। जहां नेटो चीफ ने यूक्रेन का खुलेआम समर्थन किया और नेटो सदस्यों से यूक्रेन की हर संभव मदद की अपील की, दावा किया जा रहा है कि नेटो चीफ के ऐलान के बाद ही जर्मनी और स्पेन जैसे मुल्क यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ ऐसा रक्षा कवच भी मिलेगा जिससे वो रूसी हमलों को नाकाम करने में सक्षम होगा। बस नेटो के इसी सहयोग के बाद पुतिन ने ओडेसा रोबोताइन समेत पूर्वी दक्षिण यूक्रेन को बारूद से पाट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर ओडेसा से। ओडेसा विध्वंस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। ओडेसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। घायल होने वालों की गिनती भी 32 तक पहुंच चुकी है। रूस ने क्लस्टर बॉम्ब से यहां ओडेसा में हमला किया था।
देखिए तस्वीरें, ये ओडेसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो नया अपडेट आ रहा है वो ये कि ओडेसा में जो हमला किया गया उसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और 32 से ज़्यादा लोग घायल हैं। देखिए किस तरह से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर ये बड़ा हमला किया गया ओडेसा में। ओडेसा को लगातार रूस की तरफ से निशाना बनाया गया और देखिए ये बड़ा हमला क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए किया गया ओडेसा में। अरब में तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ईरान ने न सिर्फ अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है बल्कि सीरिया के बेस पर ड्रोन और मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अरब गठबंधन बनाया है। सवाल यही है कि बाइडेन का अरब गठबंधन ईरान को कैसे रोकेगा? सुपर पावर ने यह गठबंधन क्यों बनाया? अरब में छाया विश्व युद्ध का बादल और घना हो गया है। अरब एटमी जंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमले से पहले ईरान इजराइल और अमेरिका को कमजोर करने में जुटा है। इसके लिए वो हिजबुल्ला और हूती का सहारा ले रहा है। ईरान के आदेश के बाद यमन के हूती फिर से विध्वंसक हो गए हैं। लाल सागर में हूती के हमले बहुत तेज हो गए हैं। इस बैलिस्टिक विस्फोट को देख लीजिए। हूती ने लाल सागर में इसी तरह एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। हूती के टारगेट पर अमेरिका के डेस्ट्रॉयर थे। हूती के ड्रोन ने अमेरिका के 2 डेस्ट्रॉयर को हिट किया। हूती का दावा है कि उसके हमले में अमेरिकी डेस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, हूती ने 2 कमर्शियल शिप को भी टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल जहाज पर हूती ने कई मिसाइलें दागी। हूती ने ग्रीक जहाज को भी तबाह करने की कोशिश की। इसके लिए उसने कई ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका का दावा है कि हूती का यह हमला कामयाब नहीं हो सका। उसने लाल सागर में हूती के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान अपने प्रॉक्सी से हमले तो करवा ही रहा है, साथ ही खुद हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए। ईरान ने इस तरह से सीरिया में अपने एयरबेस पर शाहिद 29 ड्रोन का जखीरा पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इस बार सीरिया फ्रंट से इजराइल पर धावा बोलेगा। शाहिद 29 ड्रोन ईरान का सबसे घातक ड्रोन है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, यानी ये एक बार में 1700 किलोमीटर दूर जाकर धमाका करने का मादा रखता है। ईरान की तैयारियों को देखते हुए इजराइल और अमेरिका भी सतर्क हो गए।
ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अरब में 4 देशों का गठबंधन बनाया है। अमेरिका के इस गठबंधन में सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और कतर शामिल है। इससे नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में इन चारों देशों की मदद से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका उसे रोकने का प्लान कर रहा है। वहीं इजराइल भी अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है ताकि ईरान से युद्ध की स्थिति में उसे सफलता मिल सके। इजराइल ने अपने F-16 में बदलाव कर दिया है। अब F-16 परमाणु हथियार ले जाकर हमला करने में सक्षम हो गए हैं। अपग्रेड होने के बाद F-16 की ईंधन क्षमता भी 50% बढ़ गई है। इजराइल ने इसे स्टॉर्म नाम दिया है, यानी तूफान। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल के पास करीब 400 परमाणु बम हैं। ईरान ने अगर हमला किया, अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इजरायली सेना इन्हीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। इराक वो देश है जिसे ईरान और अमेरिका दोनों अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। अब अमेरिका इराक को मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। अमेरिका और इराक के बीच डिफेंस डील हुई है। इसके तहत अमेरिका इराक को बेल सीरीज के 21 हेलीकॉप्टर डिलीवर करेगा। ईरान और इजराइल में जिस तरह का तनाव है, उससे अरब में महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन तैयार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अरब देशों को अपने पाले में लाने की कवायद हो रही है, क्योंकि अरब युद्ध में उसी को बढ़त हासिल होगी जिसके साथ ज्यादा देश खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की कुसर्ग पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में कुसर्ग के 2 लोग घायल हुए। रूसी डिफेंस फोर्सेस ने गिराए हैं 5 ड्रोन। अमेरिकी ATACMS यूक्रेन की ताकत बनकर रूस को डराने लगा है। लॉन्ग रेंज का हथियार मिलते ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी है। पेंटागन के एक ऑफिसर ने खुलासा किया है कि यूक्रेन को ATACMS देने का असली मकसद क्रीमिया पर हमला करवाना ही है। अमेरिका क्रीमिया के जरिए पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि यूक्रेन पर हमले की रफ्तार को रोका जा सके। इस बीच नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से हमले का सबूत मिला है। पता चला है कि रूस किम की वानसांग मिसाइलों से हमला कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में अब अमेरिकी और नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों का मुकाबला होगा। एक बार फिर वही इलाका जहां हर धमाके की रिपोर्ट सीधे क्रेमलिन जाती है। एक बार फिर वही टारगेट जिसे जीतने के लिए सिर्फ कीव नहीं बल्कि पेंटागन में भी रणनीति बनती है।
एक बार फिर रूस का वही हिस्सा जिसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और जहां कब्जे के लिए नेटो कुछ भी कर सकता है। क्रीमिया एक बार फिर दहल रहा है। ज़ेलेंस्की का अधूरा मिशन फिर शुरू हो चुका है। क्रीमिया पर हमले की शुरुआत के साथ ही यह भी साफ हो गया है कि यूक्रेन को अटैक एमएस भेजने का असली मकसद क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को क्रीमिया में अटैक एमएस को नष्ट किया गया। एयर डिफेंस से कितनी मिसाइलें गिराई गई ये नहीं बताया गया। क्रीमिया के कई इलाकों में अटैक एमएस मिसाइल के धमाके हुए हैं। सिम्फेरोपोल में अमेरिकी मिसाइलों से 10 हमले हुए हैं। अमेरिका की रणनीति का खुलासा पेंटागन के एक सीनियर अफसर ने किया है। अमेरिकी अफसर के मुताबिक यूक्रेन का इंतजार खत्म हो चुका है और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाला आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया जा चुका है। पेंटागन के अफसर ने अमेरिका के प्लान का खुलासा किया है। क्रीमिया पर हमले से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। क्रीमिया में रूस के सैनिकों की बहुत बड़ी तैनाती है। क्रीमिया में एयर डिफेंस और भारी मात्रा में हथियार है। क्रीमिया में रूस के हथियार और सैनिकों पर हमले होंगे। अमेरिका ने यूक्रेन में सीक्रेट तरीके से अटैक एमएस को भेजा है ताकि रूस को इसके हमले से बचने की तैयारी करने का मौका न मिले। अब क्रीमिया और बर्दियांस्क में यूक्रेन ने इन सिस्टम से कई धमाके किए हैं। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूस ने यहां मिसाइल डिफेंस यूनिट को तैनात किया है। S-400 जैसे एयर डिफेंस लगाए गए हैं। फाइटर जेट्स की तैनाती है और समंदर में कई युद्धपोत दिन रात गश्त लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी मिसाइलों को रोक पाने में S-400 नाकाम हो रहे हैं। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन से लॉन्च की गई सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलों की रफ्तार मैक 3 है, यानी मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। अटैक एमएस मिसाइल की इसी रफ्तार की वजह से उसे रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। अटैक एमएस मिसाइलों को यूक्रेन भेजने से जुड़ी एक शर्त रखी गई थी और वो ये कि यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपने इलाके में करेगा। लेकिन यूक्रेन और नेटो क्रीमिया को रूस का इलाका नहीं मानते, इसीलिए क्रीमिया में हमले से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। रूस की जमीन पर अमेरिकी मिसाइलों का धमाका है तो वहीं रूस को नई मजबूती किम जोंग ने दी। किम की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन में किम के मिसाइलों के हमले के पक्के सबूत मिले हैं। अमेरिका यूक्रेन को अब और बड़ी छूट इसलिए दे सकता है क्योंकि यूक्रेन में एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में नॉर्थ कोरियाई मिसाइल के सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रूस नॉर्थ कोरिया के वानसोंग मिसाइलों से हमला कर रहा है। जांच में पता चला है कि वानसोंग 11 मिसाइलों की सीरीज है। नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के सबूत मिलने के बाद अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के और हथियारों की सप्लाई कर सकता है। बाइडेन ने अपने सबसे विध्वंसक लड़ाके अब्राम्स टैंक को यूक्रेन भेजा ताकि जेलेंस्की की ब्रिगेड अमेरिकी टैंक के जरिए रूसी इलाकों को दहला सके। पुतिन सेना ने खलबली मचा सके, मगर रूस ने टैंक किलर के जरिए अमेरिकी टैंकों की समाधि बना दी और अब पुतिन मॉस्को में अब्राम्स की प्रदर्शनी लगाएंगे। इतना ही नहीं, इस पर यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपने विध्वंसक लड़ाके को बैटल ग्राउंड में उतारेंगे। आखिर कौन है सोवियत दौर का वो लड़ाका, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग भले ही लड़ाकों विमान, मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों से लड़ी जा रही हो, लेकिन जल्दी वॉर जोन में द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक दिखाई देगा। बैटल ग्राउंड के सबसे खूंखार और घातक शिकारियों का आमना सामना होगा। तेज रफ्तार से प्रहार, बेहिसाब गोला बारूद की बौछार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार होगा। दरअसल रूसी डिफेंस ने अपने जंगी खाने से बैटल ग्राउंड के एक ऐसे खूंखार शिकारी को वॉर जोन में उतारा है जो एडवांस तकनीक और घातक हथियारों से लैस है। नाम है T-80 BVM टैंक। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस T-80 BVM टैंक को पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में तैनात करेगी, क्योंकि बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री से ही दुश्मन दहल जाता है। इसकी फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड का कोई सानी नहीं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन ये टैंक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 43 टन है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 8 से 10 राउंड गोले हर मिनट दागती है। इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी होती है। T-80 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर भी अटैक संभव है। दरअसल इस टैंक का इस्तेमाल सोवियत दौर में किया जाता था, मगर रूसी डिफेंस ने अपने टैंक को अपग्रेड किया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस ने अपने पुराने टैंक को अपग्रेड किया, उन्हें वॉर जोन में उतारा। इससे पहले भी रूस सोवियत काल के टैंक T-54 और T-55 को वॉर जोन में झोंक चुका है, जिसे यूएसएसआर ने तैयार किया था। हैरानी इस बात की है कि यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों ने अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक डिलीवर किए, मगर रूसी सेना वेस्ट के करीब करीब तमाम टैंकों की बलि ले चुकी है। सबसे भयावह हालात तो अमेरिका के अब्राम्स टैंक का है, जिसकी आधा दर्जन से ज्यादा खेप रूस ध्वस्त कर चुका है। आपको बता दें कि अब्राम्स टैंक को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे विस्फोटक लड़ाका माना जाता है। उसी टैंक की यूक्रेन में रूसी ब्रिगेड कब्रगाह बना रहा है। इतना ही नहीं, रूस अब तो मॉस्को में अब्राम्स टैंक की प्रदर्शनी लगा चुका है, यानी पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मिंदा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल हमास का युद्ध प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए चक्रव्यूह बनता जा रहा है। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए बाइडेन प्रशासन पूरी ताकत झोंक चुके हैं।
विदेश मंत्री ब्लिंकन अरब देशों के संपर्क में है। हमास और इजराइल के बीच शांति वार्ता की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इजराइल को राफा पर हमले से रोकना चाहता है, लेकिन ये बिना बंधकों की रिहाई के संभव नहीं है। अब मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए धरती के किस हिस्से पर गाजा युद्ध का क्या असर है और कैसे इससे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित हो रहा है। गाजा की 80% आबादी इस वक्त राफा क्षेत्र में है और राफा पर एक हमला होते ही उसकी धमक अमेरिकी धरती तक पहुंच जाती है। गाजा पर हमलों के विरोध में बाइडेन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और अमेरिका में स्थिति नियंत्रित करने की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं। गाजा का युद्ध अमेरिका के लिए संकट बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए। इजरायल कहता है कि बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि राफा में ग्राउंड ऑपरेशन ना हो। इजरायल कहता है कि बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो राफा पर हमला तय है। अमेरिका चाहता है कि हमास के साथ शांति वार्ता शुरू हो। इजरायल कहता है कि हमास ने शर्तें मानी तभी शांति वार्ता सफल होगी। अमेरिका की आखिरी कोशिश यानी हमास और इजराइल सरकार के बीच शांति वार्ता कराने का प्रयास कामयाब होता दिख रहा है। 30 अप्रैल को इजराइल का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इसमें मोसाद, शिन बेट, आईडीएफ के सदस्य हैं। ये प्रतिनिधिमंडल हमास के साथ बंधक संकट पर चर्चा करने पहुंचा है। हमास को 40 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया है। पहले चरण में 30 से ज्यादा बंधक रिहा किए जाने की शर्त है। अब इजराइल को सिनवार के जवाब का इंतजार है। इस बीच गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं, लेकिन शांति की उम्मीद बिगड़ती दिख रही है क्योंकि गाजा में नरसंहार मामले में इजरायली नेताओं पर संकट मंडरा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजरायली नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। अमेरिका ने आईसीसी के एक्शन को शांति में बाधा कहा है। अमेरिका ने कहा है कि आईसीसी का एक्शन शांति वार्ता को प्रभावित कर सकता है। यानी अगर इजरायली नेताओं के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो इजराइल गाजा पर हमला कर देगा। यानी अगर इजरायली नेताओं के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो इजराइल गाजा पर हमला कर देगा। हालात को संभालने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हैं। उनके साथ मिस्र, कतर, यूएई और जॉर्डन के नेता भी हैं। ये देश मिलकर गाजा युद्ध विराम का रास्ता खोजने में जुटे। गाजा का युद्ध इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, लेकिन ये बाइडेन के अस्तित्व पर संकट बनता जा रहा है क्योंकि अमेरिकी शहरों में, विश्वविद्यालयों में इसके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। 29 अप्रैल को वर्जीनिया के रिकमंड की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग में छात्रों ने उत्पात मचाया। छात्रों को रोकने आई पुलिस पर पानी की बोतलें और आसपास पड़े सामान से हमला किया जाने लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने इस कदर उत्पात मचाया कि टेक्सास पुलिस को लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा।
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन में भी वर्जीनिया जैसा हाल हुआ। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में कई दिन से प्रदर्शन जारी है। अमेरिका में पहला प्रदर्शन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग साइड हाइट्स कैंपस लॉन से शुरू हुआ और फिर पूरे देश में फैल गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका की जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर फाउंडेशन है। ये दोनों संस्थाएं यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रदर्शन के लिए पैसा दे रही। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले जो बाइडेन के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इस तरह अमेरिकी सरकार और इजरायली नेताओं के लिए गाजा की जंग चक्रव्यूह बन चुकी है, जिससे निकलने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब वो खबर जो देश के करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। ये खबर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में अपनी वैक्सीन यानी कोविशील्ड को लेकर जो कबूलनामा किया है वो करोड़ों लोगों को टेंशन से भर देने वाला है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से शरीर पर कुछ साइड इफेक्ट संभव है। ये वही एस्ट्राजेनेका कंपनी है जिसके फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। लेकिन एस्ट्राजेनेका के मुताबिक उसकी वैक्सीन से TTS यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे कंपनी की ओर से ब्रिटिश कोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश हाईकोर्ट में 51 केस दायर हुए थे, जिनमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद ब्रेन डैमेज होने का दावा किया गया था। इसी केस की सुनवाई के दौरान कंपनी ने चिंता में डालने वाला कबूलनामा किया। अब सवाल यही है कि कोविशील्ड वैक्सीन से जिस थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की आशंका है वो कितना खतरनाक है। दरअसल इससे शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी हो सकता है, शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं। अब अगला सवाल यह है कि किसी को यह कैसे मालूम चलेगा कि उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS है। दरअसल इसके लक्षण है सिर में दर्द, चक्कर आना, साफ न दिखना, बोलने में कठिनाई, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, पैरों में सूजन, त्वचा पर खून के थक्के जमना। अगर किसी को ये शिकायतें हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे से सबसे ज्यादा चिंता में भारत के लोग हैं। भारत में करोड़ों लोगों को कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज दी गई थी। जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है अब वो तनाव में है। हालांकि एस्ट्राजेनेका कंपनी और मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये साइड इफेक्ट बहुत दुर्लभ केस में ही होता है। ये किसी भी वैक्सीन से हो सकता है और ये बड़े रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। उन्होंने भी जो कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि रेयर साइड इफेक्ट है और ये होता है। जाहिर है दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम और दुर्लभ मामलों में, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।